ये हमारा सेल टॉपिक का दूसरा वीडियो है। इसमें हमें कवर करने हैं 171 नंबर क्वेश्चन से। कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और सेलुलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपरिवर्तित विलियों के विसरण को सुविधाजनक बनाता है? तो यह है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। म्यूसिन उपकला ऊतकों में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं और चिकनाई और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ट्रांसफरिन एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में आयरन का परिवहन करता है और आयरन की अवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्वेश्चन है सूत्रीय विभाजन। माइटोसिस की चौथी अवस्था क्या है जिसमें गैर काइनेटोकोर तर्कतंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है? तो यह है पश्चात अवस्था। माइटोसिस को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में गुणसूत्र संघनित होते हैं और सेंट्रोसोम नाभिक के विपरीत दिशा में चले जाते हैं जिससे माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण शुरू होता है। मेटाफेज कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान एक चरण है। टेलोफेज साइटोकाइनेसिस से पहले माइटोसिस का अंतिम चरण है और यह वह जगह है जहां संतति क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं और नए नाभिक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में उपस्थित उस कोशिकांग की पहचान कीजिए जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो प्लास्टिड है वो केवल और केवल प्लांट मीन्स पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में वो अब्सेंट होता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये अंग जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स होते हैं जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। सुकेंद्रीय जीव यूकैरियोटिक और साथ ही प्रोकेंद्रीय जीव प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकांग की पहचान कीजिए। तो राइबोसोम कॉमन है, दोनों में पाया जाता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम न केवल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं बल्कि 2 अंगों क्लोरोप्लास्ट पौधों में और माइटोकॉन्ड्रिया और खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं। वे लगभग 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और 2 उप इकाइयों 50S 30S इकाइयों से बने होते हैं जो एक साथ उपस्थित होने पर 70S प्रोकैरियोट राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। क्वेश्चन है प्रारंभिक विकास के लिए मास्क्ड mRNAs के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? तो लैंप ब्रश गुणसूत्र शामिल होता है मास्क्ड mRNAs के उत्पादन में। ये सार्क, उभयचर, सरीसृप और पक्षियों डिप्लोटीन चरण के दौरान सबसे अधिक विशिष्ट जैसे जीवों के अंड कोशिकाओं ओसियाइटिस में पाए जाते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र इसे पहली बार बॉल्बियान ने 1881 में चिरोनोमस कीट के द्वारा डिप्टागढ़ से संबंधित के लार्वा की लार ग्रंथियों में देखा गया। ऑटोसोम एक क्रमांकित गुणसूत्र है जो लिंग गुणसूत्र के विपरीत है। मनुष्यों में 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र XY या XX होते हैं। स्पायरोगैरा की कोशिका भित्ति में होता है। स्पायरोगैरा की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है। स्पायरोगैरा की प्रत्येक कोशिका 2 परत वाली कोशिका भित्तियों से घिरी होती है। इसकी भीतरी परत सेलुलोज से बनी होती है और बाहरी परत पेक्टोज से बनी होती है, लेकिन पेक्टोज की तुलना में सेल्यूलोसिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। लिग्निन एक बायोपॉलिमर है जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज फाइबर को जोड़ता है और पौधों को कठोरता प्रदान करता है। सुबेरिन एक कोशिका भित्ति से जुड़ा बायोपॉलिमर है जो विशिष्ट कोशिका प्रकारों में पाया जाता है जैसे रूट एपिडर्मिस, रूट एंडोडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एपोप्टोसिस में शामिल होता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया। एपोप्टोसिस या कोशिका नियोजित मृत्यु एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं आणविक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से मृत्यु होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस क्रमबद्ध कोशिका मृत्यु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे साइटोक्रोम सी को छोड़ते हैं जो कैस्पेस नामक एंजाइमों को सक्रिय करता है जो कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र निम्न में से कौन से होते हैं? तो विशाल गुणसूत्र जाइंट क्रोमोसोम पॉलीटिन ये ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। विशाल गुणसूत्र जाइंट क्रोमोसोम पॉलीटिन लार मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होती है। परोटिड गाल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर निचला जबड़ा और सब लिंगुअल जीभ के नीचे। ये ग्रंथियाँ जो मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित हैं लार रस को मुख गुहा में स्रावित करती हैं। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका अंग हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इनमें राइबोसोम, आरएनए, आरआरएनए और लगभग 40 से 80% में प्रोटीन होते हैं जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती हैं, बड़ी और छोटी। प्रोटीन का संश्लेषण न करने पर ये उप इकाइयाँ अलग अलग रहती हैं और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान एक साथ हो जाती हैं। क्वेश्चन है, कोशिकाओं की गति के संदर्भ में एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं कोशिका के भीतर से अपशिष्ट पदार्थों को बाह्य कोशिकाओं द्रव में डाल देती हैं। बहिस्रावण में अंतःकोशिकीय पुटिकाएं का प्लाज्मा झिल्ली के साथ संलयन शामिल होता है जो अपनी सामग्री को मुक्त करते हुए झिल्ली में जल विरोधी घटक जोड़ता है। कोशिका झिल्ली की लचीलापन कोशिकाओं को अपने बाहरी वातावरण से भोजन और अन्य सामग्री को निगलने में भी सक्षम बनाता है। ऐसी प्रक्रियाओं को अंतःग्रहण कहा जाता है। अमीबा इस तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। पिनोसाइटोसिस अंतःग्रहण का एक प्रकार है जिसमें जीवित कोशिकाएं तरल पदार्थों को अंतःग्रहण करती हैं। क्वेश्चन है, कोशिका आकार के प्रकार और उनके उदाहरणों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो दीर्घाकार ऑब्लॉन्ग तंत्रिका कोशिका, ये गलत है। दीर्घाकार ऑब्लॉन्ग तंत्रिका कोशिकाएं, ये नहीं है। दीर्घाकार कोशिकाएं आकार का उदाहरण पैरामीशियम। कोशिका के कुछ आकार अंडाकार, गोल, बहुकोणीय, गोलाकार, लंबी, घनाकार, डिस्क जैसी दीर्घाकार और अनियमित होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल संकेतों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संदेश संचारित करती हैं। क्लैमाइडोमोनास एक एकल कोशिका वाला हरा शैवाल है जो मीठे जल में पाया जाता है, जो अपने फ्लैगेला और प्रकाश संश्लेषण के लिए जाना जाता है। मांसपेशी कोशिकाएं मायोसाइट्स मांसपेशी ऊतक की सबसे छोटी इकाइयां हैं। डैश वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और उपापचय संबंधित है। चिकनी अंतःपद्रव जालिका जो है वो वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और उपापचय से संबंधित है। चिकनी अंतःपद्रव जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से बंधी नलियों और शीट का एक बड़ा नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार हैं, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकना अंतःपद्रव जालिका मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER माइक्रोस्कोप से खुरदरा दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण लगे होते हैं। कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वॉल ये अधिकांश पौधों की कोशिकाओं, जीवाणु, शैवाल, कवक और कुछ
आर्किया में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज या काइटिन से बनी एक कठोर अर्धपारगम संरचना होती है। क्वेश्चन है, सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो ये एक्वापोरिन में छोटे अभिन्न झिल्ली प्रोटीन का एक समूह है जो जंतुओं और पौधों के जगत में व्यापक रूप से व्यक्त किया जाता है। म्यूसिन्स भारी मात्रा में ओ ग्लाइकोसिलेटेड रैखिक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो उपकला कोशिका सतहों की रक्षा और चिकनाई करने के लिए उच्च जीवों द्वारा स्रावित होते हैं। ट्रांसफेरिन एक रक्त प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो आयरन उपापचय में मुख्य भूमिका निभाता है और फेरिक आयरन वितरण के लिए उत्तरदायी है। क्यूप्रेडॉक्सिन छोटे प्रोटीन होते हैं जिनमें टाइप कॉपर केंद्र होते हैं जो प्रकृति में सर्वव्यापी होते हैं। वे प्रोटीन के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण शटल के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश तारक केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाओं की एक डैश संरचना होती है जो युग्म में मौजूद होती है और दोहराव के बाद लंबकोणता व्यवस्थित होती है। तो 9+0 केंद्रक सीलिया या फ्लैगेला के बेसल शरीर और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं जो पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान तारक केंद्र सेंट्रियोज तंत्र का निर्माण करते हैं। तारक केंद्र के समीपस्थ क्षेत्र का मध्य भाग भी प्रोटीन युक्त होता है और इसे हब कहा जाता है जो प्रोटीन से बने रेडियल स्पॉक द्वारा परिधि त्रिक्कीय नलिकाओं से जुड़ा होता है। पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान तारक केंद्र स्पिंडल तंत्र भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर, ऊतकी परिरक्षण के लिए कोशिका द्रव लाल रक्त कणिकाओं कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है इयोसिन। इयोसिन एक एसिड डाई है जो साइटोप्लाज्म मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को गुलाबी और नारंगी रंग के विभिन्न रंगों में रंग देती है। सेफ्रेनिन एक लिपोफिलिक धनायनित डाई है जो सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक नकारात्मक क्षमता के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करती हैं और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती हैं? तो ये हैं सेंट्रोसोम, झिल्ली मुक्त अंग जो अलग अलग यूकैरियोट वंशावली में मुख्य सूक्ष्म नलिका संगठित केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40 से 60% होता है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका के आंतरिक भाग को बाह्य वातावरण से अलग करती है। यह मुख्य रूप से वसीयम आधारित लिपिड और प्रोटीन से बना है। कोशिका सभी प्रकार के जीव की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह जल, लवण और विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना होता है। गोल्जी का है, गोल्जी उपकरण यह प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संशोधित करने और पैकेज करने में मदद करता है, विशेष रूप से कोशिका से निर्यात होने वाले प्रोटीन। कोशिका में तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो तारक केंद्र का मुख्य कार्य है पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करना। सेंट्रोसोम एक अंग जिसमें दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें तारक केंद्र कहा जाता है। तारक केंद्र सीलिया या फ्लैगेला के आधारी शरीर और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं जो पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंत्र को जन्म देते हैं। यह सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने में भूमिका निभाता है जो कोशिका के कंकाल तंत्र के रूप में काम करती हैं। वे कोशिका के भीतर केंद्रक और अन्य अंगों को स्थान को निर्धारित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण, माइटोसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के लिए आवश्यक
कोशिका द्रविक सामग्री को एकत्र करते हैं। तो G2 चरण के दौरान कोशिका चक्र के विभिन्न चरण शामिल हैं। इंटरफेस, इस चरण में G1 चरण, S चरण और G2 चरण शामिल हैं। M चरण, यह माइटोटिक चरण है और इसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में विभाजित किया गया है। और साइटोकाइनेसिस, इस चरण में कोशिका का साइटोप्लाज्म विभाजित होता है। एस चरण, कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिरूपी कॉपी का संश्लेषण करती है। एम चरण, कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को विभाजित करके दो नई कोशिकाएं बनाती। G1 चरण, पहला अंतराल चरण, कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो 7.5 माइक्रोमीटर होता है। लाल रक्त कोशिकाओं एरिथ्रोसाइट, इसमें हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो आरबीसी हैं ये लौहयुक्त होती हैं जो ऑक्सीजन को बांध एकत्र सकता है और रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा एरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया में होता है और इसका जीवन चक्र 120 दिनों का होता है। आरबीसी का पुनः नवीनीकरण मैक्रोफेज के द्वारा किया जाता है। आरबीसी विकार एनीमिया सामान्य आरबीसी से कम। पॉलीसेथेमिया आरबीसी की अधिकता सिकल कोशिका रोग आनुवंशिक विकार के कारण आरबीसी अर्धचंद्राकार आकार ले लेते हैं। थैलेसीमिया आनुवंशिक रक्त विकार जिसके परिणामस्वरूप असामान्य हीमोग्लोबिन निर्माण होता है। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। जीवाणु एक कोश की सूक्ष्म जीव है। जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोट कोशिकाएं जिनमें अच्छी तरह से परिभाषित केंद्रक झिल्ली, बद्धनाभिक और अंगक का अभाव होता है और गुणसूत्र एक बंद डीएनए सर्कल से बने होते हैं। जीवों में कोशिकाओं की लंबाई मनुष्य में 20 से 30 माइक्रोमीटर, पौधों में 10 से 100 माइक्रोमीटर। आप उस ग्लाइकोलेक्स को क्या कहेंगे जो एक ढीली आच्छादित प्रकार की है? हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, अवंपक परत। यह एक प्रकार को ग्लाइकोकैलिक्स है जो शिथिल रूप से व्यवस्थित होता है और कोशिका भित्ति से मजबूती से जुड़ा नहीं होता है। यह पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की एक पतली फैली हुई परत है जो कुछ जीवाणु कोशिकाओं को घेरे रहती है। स्लाइम लेयर, अवंपक परत जीवाणु को सतह पर चिपकने में मदद कर सकती है और उन्हें निर्जलीकरण से बचा सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स एक घना जल जैसा जाल है जो कोशिकाओं को चारों ओर से घेरता है, जो किसी भी पदार्थ के कोशिका में प्रवेश करने के लिए एक भौतिक अवरोध बनाता है। इस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को समान संख्या से आधा कर देता है। यह होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस, कोशिका चक्र को दो मूल प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, इंटरफेज अंतरावस्था और एम प्रावस्था सूत्री विभाजन। एम चरण उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है और इंटरफेज दो क्रमिक एम चरणों के बीच के चरण का प्रतिनिधित्व करता है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन। गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये कुंड सिस्टर्न के नाम से जानी जाती हैं। यह एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जिसमें चपटी झिल्लीदार थैलियों की एक श्रृंखला होती हैं जो खड़ी थैली की तरह दिखती है। कोशिकाओं में मौजूद अंग न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो स्टेम सेल्स, मूल कोशिकाएं। मूल कोशिकाएं स्टेम सेल्स यह अवशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से एक स्टेम कोशिका बनी रहती है और दूसरी विभेदित हो जाती है। स्टेम कोशिकाओं के प्रमुख स्रोत भ्रूण और वयस्क ऊतक वयस्क स्टेम कोशिकाएं हैं। स्टेम कोशिकाओं को उनकी क्षमता के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, यूनिपोटेंट कोशिकाएं, प्लूरोपोटेंट कोशिकाएं और मल्टीपोटेंट कोशिकाएं। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। इसके बाद फ्रैगमोप्लास्ट का संचय होता है। फ्रैगमोप्लास्ट एक पादप कोश का विशेष बेलनाकार संरचना है जो कुछ समय बाद
साइटोकाइनेसिस के दौरान बनती है। पेरिप्लाज्म कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का क्षेत्र है। प्रोटोप्लास्ट शब्द हेस्टिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये कोशिका भित्ति को छोड़कर संपूर्ण कोशिका को संदर्भित करते हैं। पेरिस्टोम एक दांत जैसी संरचना है जो ब्रायोफाइट्स के ब्रायोडेमोसिस के अधिकांश हिस्सों में कैप्सूल के मुंह के चारों ओर होता है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया। अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों जैसे जंतु, पौधे और कवक में द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांगक मौजूद होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम एक धागे जैसी सूक्ष्म संरचना जो किसी जीव की सभी आनुवंशिक पदार्थ वाले प्रोटीन से पूर्ण डीएनए के कुंडलित होने से बनती है। एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेंसरों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। तो प्रवाह कोशिका भित्ति। फ्लो साइटोमेट्री। प्रवाह कोशिका भित्ति यह एक लेजर आधारित तकनीक है जिसका उपयोग कोशिकाओं या कणों की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह आपके शरीर में अस्थि मज्जा, पर्दी, रक्त और अन्य द्रव पदार्थों का मूल्यांकन करने के लिए है। द्रव्यमान वर्णक्रममापी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके द्रव्यमान से आवेश अनुपात को मापकर अणुओं की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल विश्लेषण इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस कोशिकाओं या कणों के विद्युत गुणों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एकाधिक विस्थापन प्रवर्धन मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन डीएनए को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।